नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। देहरादून से खबर का रुख कर लेते हैं। आज उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है। आज विभागों के बजट पटल पर रखने का सिलसिला शुरू होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में पत्रकारों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बजट समेत तमाम विषयों पर जानकारी देंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। विपक्ष ने विधानसभा में फिर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई है। जानकारी आपको दे देते हैं कि कल पेश हुआ था उत्तराखंड का बजट, यानी गुरुवार को बजट पेश किया गया था और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी मुख्यमंत्री की तरफ से, जिसमें बजट को लेकर जानकारी देंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तब विभागों के बजट को पटल पर उतारने को लेकर ये चर्चा, ये वार्ता मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष फिर से सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें पत्रकारों को संबोधित करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। और संवाददाता अंकित काला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, आज जो प्रेस वार्ता की जाएगी उसमें क्या कुछ मुख्यमंत्री कह सकते हैं? देखिए दीपिका, अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण स्थित जो भराड़ीसैंण विधानसभा है वहां पर पत्रकारों को संबोधित करेंगे। और यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो कल 57,400 करोड़ रुपए का जो उनकी ओर से जो उत्तराखंड का बजट पेश किया गया था उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। और साथ ही साथ जो कांग्रेस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ये जो बजट है वो पूरी तरीके से निराशाजनक है, सरकार ने सिर्फ लुभावनी घोषणाएं कर रखी है, इन सब का भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जवाब देंगे। साथ ही साथ जो बजट सत्र सरकार ने गैरसैंण में आयोजित किया है और इसके अलावा सरकार का गैरसैंण के विकास को लेकर के आगे का क्या कुछ रोड मैप है, इन सब विषयों के विषय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब से थोड़ी देर में पत्रकारों को संबोधित करेंगे और इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे। साथ ही जो विभागवार जो सरकार ने अपना क्या आगे का प्लान है, इन सब चीजों पर अभी चर्चा की जाएगी। जी ठीक है अंकित, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आज होगी त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक, क्योंकि भराड़ीसैंण में ये त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज बैठक होने वाली, बेहद अहम बैठक ऐसे माना जा रहा है। विधानसभा सत्र के लंच ब्रेक के दौरान ये बैठक होगी। बैठक में कुछ विधेयकों को हरी झंडी मिल सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की बेहद अहम बैठक होने जा रही है और विधानसभा बजट सत्र के लंच ब्रेक के दौरान ये बैठक बताई जा रही है। और इस बैठक में ये कहा जा रहा है कि कई विधेयकों को हरी झंडी मिल सकती है, कई विधेयकों को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है कैबिनेट की तरफ से, और इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। तो आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है, बेहद अहम बैठक इसे बताया जा रहा है। लंच ब्रेक के दौरान ये बैठक होगी, तो कई विधेयक जिनको स्वीकृति इस बैठक में मिल सकती है। संवाददाता अंकित काला हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, आज जो बताया जा रहा है कि कई विधेयकों को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, कौन कौन से विधेयक वो शामिल हो सकते हैं इसमें? देखिए दीपिका, ये आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है भराड़ीसैंण में और इसमें कुछ एक जो विधेयक सरकार लाने जा रही है इसके बारे में विस्तृत तो कैबिनेट की बैठक में ही बताया जाएगा। लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ एक विधेयकों को इसमें हरी झंडी मिल सकती है। इसके साथ ही सरकार चाहती है कि जो उत्तराखंड राज्य में रोजगार को बढ़ावा मिल सके, तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं रोजगार सृजन को लेकर के भी इस कैबिनेट बैठक में संभवतः इस तरीके का प्रस्ताव पारित हो सकता है। साथ ही साथ क्योंकि जो कैबिनेट है वो गैरसैंण में हो रही है और पहाड़ों के विकास को लेकर के भी सरकार लगातार कटिबद्ध है, तो माना जा रहा है कि पहाड़ के विकास को लेकर के और विशेषकर जो सिंचाई से संबंधित जो प्रस्ताव हैं ये सभी विषय कैबिनेट के समक्ष आने वाले। तो आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में दीपिका ये जो भोजन काल के दौरान के बाद जब सत्र जिस वक्त स्थगित होगा तो वहां पर ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तो ऐसा माना जा रहा है करीब करीब दर्जन भर से अधिक प्रस्ताव जो है वो इस कैबिनेट के समक्ष आ सकते हैं और सभी प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है अंकित, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते। बजट में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 बड़ी घोषणाएं की। गैरसैंण में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 बड़े ऐलान किए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को राज्य का तीसरा मंडल बनाने की घोषणा की। गैरसैंण मंडल में चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर शामिल है। भराड़ीसैंण के विकास के लिए टाउन प्लानर की नियुक्ति की जाएगी। ये मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। 1 माह में ये टाउन प्लानर का काम शुरू हो जाएगा
और नियुक्ति की जो टेंडर प्रक्रिया है वो भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। नई बनाई गई नगर पंचायतों की स्थापना के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। नई नगर पंचायतों के लिए 1-1 करोड़ की धनराशि की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। तो 3 बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से बजट के दौरान की गई। 1 माह में टाउन प्लानर की नियुक्ति की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये भी कहा जा रहा है कि नगर पंचायतों की स्थापना के लिए भी मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। जो नई नगर पंचायत बनाई जा रही है उसको लेकर भी बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की, क्योंकि नई नगर पंचायतों के लिए 1-1 करोड़ की राशि की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। इसके मास्टर प्लान के लिए 1 महीने के अंतर्गत टाउन प्लान के लिए टेंडर करनी है, ताकि इसमें ऐसी दूसरा, जो प्रदेश में नई बनने वाली नगर पंचायतें हैं उनके तत्काल व्यवस्था को 1 करोड़ रुपया उसकी मैं घोषणा कर रहा हूँ। और जो अंतिम घोषणा है, गैरसैंण को उत्तराखंड में एक नई कमिश्नर संदिग्ध किया जाएगा, जहां पर एक अपने सभी सहयोगों के प्रति उनके सहयोग तथा परामर्श के आभार प्रकट करता हूँ। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जनजाति की जो सहयोग देती है उसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं महालेखाकार उत्तराखंड ये उनके अनंत अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं राजकीय प्रणालय तथा NIC के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके परिश्रम एवं सहयोग से इसमें से बजट तैयार करना वो बजट साहित्य का धन्यवाद करता हूँ। और अंत में मंजिलें की जिंदगी, रास्ते की जिंदगी, देखते हैं कल क्या हो। उससे 2021-22 का बजट प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट सत्र के दौरान सदन में उत्तराखंड राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने कुल 57,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बीजेपी ने इस बजट को ऐतिहासिक बजट बताया, जबकि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि ये सिर्फ झूठ का पिटारा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हरिद्वार में रानीपुर झाल के पास भीषण हादसा हुआ है। गंग नहर में बेकाबू कार गिर गई, 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि भीषण हादसे में कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में अभी पुलिस ने चारों की मौत की पुष्टि फिलहाल नहीं की है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो ये है कि भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन संभावना, आशंका ये जाहिर की जा रही है कि 4 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। तो भीषण हादसा हुआ है, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। हरिद्वार में रानीपुर झाल के पास भीषण हादसा हुआ है, 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। गंग नहर में बेकाबू कार गिर गई, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। 4 की मौत फिलहाल बताई जा रही है और पुलिस की तरफ से फिलहाल कुछ बयान सामने नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम गड़ीनेगी में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन संवाद कार्यक्रम में जिले के सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। इस दौरान आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट जनता की समस्याओं से रूबरू हुए और मौके पर मौजूद अधिकारियों को जनता की समस्याओं को दूर करने के दिशा निर्देश भी दिए। आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में भाजपा सांसद अजय भट्ट ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को अब फिर से गति मिलेगी। कोरोना के कारण जो कार्य
अधूरे रह गए, उन्हें पूरा कराना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। तीसरी बार यहां आए सांसद भट्ट ने कहा कि कोरोना का प्रकोप अब कुछ कम हुआ है, लिहाजा विकास कार्यों को गति दिया जाना आवश्यक है। हरिद्वार मेलाधिकारी दीपक रावत भूतलवाला स्थित दूधाधारी मैदान में पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा की ओर से आयोजित भूमि पूजन में पहुंचे। यह उन्होंने महंत महेश्वर दास महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज, महंत रघुवीर मुनि महाराज के साथ भूमि पूजन किया। कुंभ 2021 के अंतर्गत पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा की ओर से दूधाधारी मैदान में सत्संग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए यहां भूमि पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंडित अंबादत्त, पंडित तुलसी राम ने मेलाधिकारी दीपक रावत, आईजी कुंभ और संजय गुलजियाल और संतों के साथ भूमि पूजन कराया। इस मौके पर मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि संतों के आशीर्वाद से महाकुंभ मेला सकुशल संपन्न होगा। खबर लक्सर से है। पुरानी पेंशन को बहाल किए जाने की मांग लगातार तूल पकड़ रही है। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के जिला संयोजक विवेक सैनी की अगुवाई में लक्सर में आयोजित मोर्चा की बैठक में जिलाध्यक्ष नवीन सैनी ने कहा कि पेंशन प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का बुनियादी हक होता है, लेकिन सरकार ने पेंशन बंद कर ऐसे तमाम कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों का आह्वान किया कि वो अब एक मंच पर आकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरी ताकत के साथ संघर्ष करेंगे। जिला संयोजक विवेक सैनी ने आगे कहा कि अगर सभी कर्मचारी एकजुट हो जाएं तो सरकार को पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करना पड़ेगा। काशीपुर में आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। रामनगर रोड स्थित एक होटल सभागार में संपन्न हुई बैठक में उत्तराखंड में भी केजरीवाल कार्यक्रम की गहन समीक्षा के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्वों से नवाजा गया। रामनगर रोड स्थित होटल के सभागार में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में भी केजरीवाल कार्यक्रम की सफलता का श्रेय देवभूमि की जागरूक जनता को देते हुए जनता जनार्दन का आभार जताया और देवभूमि वासियों से आह्वान करते हुए कहा कि समृद्ध और विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो आप। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि जिन भावनाओं को लेकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, 20 साल बीत जाने पर भी वो सपने पूरे नहीं हुए, मगर राजनीति परिवर्तन का संकल्प लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को संजोने, संवारने और उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों के सपनों को साकार करने आई है। की बैठक काशीपुर में हो रही थी, जिसमें कि प्रदेश कार्यकारिणी ने कुछ फैसले लिए हैं, जिसमें एक फैसला तो ये है कि एक 5 सदस्यीय कार्यकारिणी एक कमेटी का निर्माण किया गया है, जो कि आने वाले 2 चुनावों, जो सल्ट विधानसभा उपचुनाव और हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय जो चुनाव हैं, उनको लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी प्रदेश नेतृत्व को। एक तो ये निर्णय है, साथ ही साथ जो हमारा जो सदस्यता अभियान चल रहा था उत्तराखंड में भी केजरीवाल, उसकी अपार सफलता के लिए आज प्रदेश कार्यकारिणी ने उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद किया है, उनका आभार व्यक्त किया है और साथ ही कहा है कि जितनी आशाएं, जितनी आकांक्षाएं आम आदमी पार्टी को लेके उत्तराखंड के लोगों को है, उन आकांक्षाओं को, उन सपनों को आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर पूरा करेगी। दूसरा प्रस्ताव ये है। तीसरा, कुछ नियुक्तियां हुई हैं, जो कि नियुक्तियों को भी आज प्रदेश कार्यकारिणी ने अप्रूवल दी, जैसे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लिए डॉक्टर यूनुस चौधरी, अधिवक्ता विंग के लिए एडवोकेट विनोद तिवारी जी, महिला विंग के लिए शिशुपाल रावत जी और प्रदेश में जॉइंट सेक्रेटरी के लिए जितेंद्र मलिक के नामों को आज स्वीकृति प्रदान किए प्रदेश कार्यकारिणी ने। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल मसूरी पहुंचे, जहां पर मसूरी के गांधी चौक पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली के नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष का ढोल, दमाऊ और फूलमालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर आप कार्यकर्ताओं ने जमकर आप पार्टी के पक्ष में नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि दिल्ली का मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे में उत्तराखंड में भी लोग बदलाव चाह रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन लोग
आप पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश की राजनीति में आप पार्टी का उत्तराखंड से उदय होगा। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद देश में आम आदमी पार्टी की सरकार जनता अपने आप बना देगी। ऐसे में 2022 के चुनाव में आप पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर उत्तराखंड में सरकार बनाने का काम करें। आपका एक बहुत योगदान रहा है, आपका पॉलिटिकल अनुभव जो रहा है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। खबर ऋषिकेश से आ रही है, जहां टेहरी गढ़वाल नरेंद्र नगर क्षेत्र के मुनिकी रेती डीएफओ धर्म सिंह मीणा ने गढ़वाल क्षेत्र में लगातार पहाड़ों में लग रही आग के प्रकरण को लेकर अग्निशमन और वन विभाग आग पर काबू पाने के लिए काम कर रहा है। वन विभाग ने कंट्रोल रूम बनाया है इसके लिए, जिससे पहाड़ों पर आग की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके वन विभाग के जरिए। और वन विभाग और लोकल ग्रामीण के साथ मिलकर आने वाले समय में पहाड़ों पर लगी आग पर काबू पाया जा सके। बुझ जाल उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के जरिए लच्छीवाला टोल प्लाजा पर व्यावसायिक वाहनों से प्रदेश सरकार से टोल टैक्स कम करने की मांग के बाद भी ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। महासंघ ने ज्यादा टोल टैक्स वसूली का आरोप लगाया है। महासंघ के अध्यक्ष सुंदर पवार ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री विशेष कार्य अधिकारी धीरेन्द्र प्रताप पवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के खिलाफ लच्छीवाला टोल प्लाजा पर टोल टैक्स लगाए जाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा देहरादून शहर के मुख्य द्वार पर लगाया गया है। उक्त मार्ग में पहाड़ी क्षेत्रों की गाड़ियों का केवल 7 से 8 किलोमीटर ही प्रयोग किया जाता है और 7 से 8 किलोमीटर की दूरी का टोल टैक्स 85 रुपये लगाया जा रहा है, जिसको विरोध के बाद 40 तय किया गया, लेकिन उस पर भी संघ को ऐतराज है। खबर लक्सर से है, जहां इफ्को कंपनी के डीएपी और एनपीके खाद की अवैध रूप से बिक्री किए जाने की शिकायत पर प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों ने लक्सर के शेखपुरी गांव में एक संशोधन पर छापेमारी की। मौके से छापेमारी टीम ने खाद के 22 सैंपल लिए और संस्थान की 15 दुकान सील कर दी गई। टीम की अगुवाई कर रहे मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर विकेश कुमार ने बताया कि वैसे तो शिकायत ये मिली थी कि इफ्को के नाम से नकली खाद बनाकर बिक्री की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये इफ्को खाद की अवैध बिक्री का मामला नजर आ रहा है। फिर सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने पर स्थिति साफ हो पाएगी। खबर रामनगर से है, जहां 28 फरवरी को बाइक सवार 2 युवकों ने रामनगर के ईदगाह निवासी डॉक्टर एके राजा का मोबाइल लूट लिया था। बता दें कि एके राजा पैदल अपने घर जा रहे थे, जहां बाइक सवार पीछे से आए और डॉक्टर के हाथ से मोबाइल छीना और फरार हो गए। तभी से पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस की तहकीकात में लूट के आरोपियों की पहचान हो चुकी है। अनस और जावेद बदमाशों का नाम बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है और लूट का मोबाइल भी बरामद कर लिया है, बाइक भी बरामद की है। वहीं मामले में कोतवाली में तैनात एसआई जयपाल चौहान ने बताया कि घटना में इस्तेमाल बाइक और लूट का फोन भी बरामद किया गया है। उसका एक साथी वो अभी फरार है, वो भी इस घटना में शामिल है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, उसको पकड़ने के लिए भी दबिश दी जा रही है। आबकारी विभाग पौड़ी की ओर से पौड़ी जनपद की 42 अंग्रेजी शराब की दुकानों के आवंटन प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। विभाग की ओर से बताया गया है कि पौड़ी जनपद की सभी दुकानों को खरीद लिया गया है और अप्रैल से सभी दुकानों के नए मालिक दुकानों का संचालन शुरू कर देंगे। इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया से दुकानों का आवंटन किया गया और जिलाधिकारी पौड़ी की अध्यक्षता में पारदर्शिता से दुकानों को आवंटित कर दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी पौड़ी राजेंद्र लाल ने बताया है कि पौड़ी जनपद की 42 दुकानें हैं, जिनका 112 करोड़ 58,86,000 का अधिभार है। चालू हो गए जिले में, तो उम्मीद है कि सारी शुरू हो जाएंगी 42 दुकानें। इसमें जो आज हमारे
खबर उत्तरकाशी से है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो देश विदेश से यमुनोत्री धाम की यात्रा में आने वाले श्रद्धालु को यात्रा काल में ट्रैफिक बाधित और जाम की स्थिति से दो चार नहीं होना पड़ेगा। दरअसल इस बार यमुनोत्री रोड को ट्रैफिक मुक्त करने को बड़कोट प्रशासन अभी से तैयारी में जुट गया है। यात्रा काल से पहले प्रशासन ने बड़कोट बाजार क्षेत्र में लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए 3 नई पार्किंग बनाने का प्लान तैयार किया है, जिसमें फॉरेस्ट और राजस्व क्षेत्र का फिजूल भाग नगर पालिका को लीज में देकर पार्क के निर्माण का प्लान है। ये प्रशासन का पहले चरण का प्लान है, जबकि दूसरे चरण में शहर से बाहर उन जगहों में पार्किंग बनाने का प्लान है जहां सबसे ज्यादा जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। बड़कोट शहर क्षेत्र में पार्किंग बनने के बाद सड़कों के किनारे लगने वाले बेतरतीब वाहनों के खड़े होने की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी और इसके साथ ही यात्रा काल के दौरान घंटों जाम की स्थिति में श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी भारी राहत मिल पाएगी। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने में अभी 2 महीने का समय बाकी है और इस समयावधि में प्रशासन पार्किंग की समस्या को प्राथमिकता में ले रहा है। पौड़ी के कई कोविड सेंटर्स में लगे कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग से सभी कर्मचारियों को समायोजन करने की मांग उठाई है, जिसके मद्देनजर ये सभी कर्मचारी जिला अधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगदंडे से मिले और उन्हें अपना ज्ञापन पत्र सौंपा। कोविड सेंटर में काम कर रहे कर्मचारी सूरज का कहना है कि ये सभी कोविड के समय में निस्वार्थ भाव से अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे थे, लेकिन अब सरकार के जरिए इन कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि कोविड सेंटर्स में सेवाएं दे रहे इन सभी कर्मचारियों को सरकारी अस्पताल में समायोजित किया जाए और इसके साथ ही कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इसके संबंध में सरकार के जरिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता है तो ये आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। वहीं कर्मचारियों को समर्थन दे रहे कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष विनोद धनोशी ने कहा है कि सरकार को इन सभी कर्मचारियों को सरकारी अस्पताल में समायोजित कर देना चाहिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप www.hindikhbar.com पर विजिट भी कर सकते हैं।